All right, then, students, good morning, everyone. I have started the recording now. So today we will discuss about a few topics related with magnetic Lorentz force, the force acting on a current carrying conductor in external magnetic field. Then we'll discuss about the magnetic field acting between the magnetic force acting between two current carrying conductors. And finally, we will define the SI units of current, that is 1 ampere. That question has occurred in the previous year as well. So उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक एक रह जाएगा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सो होपफुली जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं आइदर विल फिनिश अप देम बाय टुमारो और मैक्सिमम बाय मंडे. तो मंडे को क्योंकि आप लोगों की क्लास की टाइमिंग थोड़ी डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ योर बायो क्लास, तो मंडे को फिर मैं लाइव नहीं लूंगी. मंडे को अगर हमारा टॉपिक कुछ बचता है सो फॉर दैट आई विल शेयर द रिकॉर्डेड लेसन. तो tomorrow I'll take your live class. तो we'll try that by tomorrow we try to finish up maximum portion. अगर बचता है कुछ तो that we'll take up on Monday, right? Okay, so let's begin with it. So let us discuss about the Lorentz magnetic force. Here students इसे Lorentz magnetic force भी बोलते हैं, magnetic Lorentz force भी बोलते हैं. Lorentz is after the name of the scientist who has found this thing. देखिए स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है ये आपको क्या बताती है. बेसिकली the current carrying conductor placed in magnetic field experiences a force, which mean the moving charge in magnetic field experiences a force. स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. उसके पीछे रीजन क्या है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर चार्जेस हैं जो कि मोशन में हैं, और वो मूविंग चार्जेस जो हैं, जैसे कि हमने शुरू से ही इस चैप्टर के शुरू से ही हमने यही चीज पढ़ा है कि जो मूविंग चार्ज है दैट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब क्योंकि वो चार्ज मूव कर रहा है, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर से भी हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है किसी तरीके से, तो वो दोनों चीजों के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स. तो जो वहां पे जो चार्ज मूव कर रहा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में फोर्स एक्सपीरियंस करता है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि वो फोर्स कितनी है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के ऊपर बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. सो यू नीड टू नो ऑन व्हाट फैक्टर डज इट फोर्स डिपेंड, under what situation is this force maximum, under what situation is this force minimum, what is the direction of force. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर रूल है यहाँ पे, हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये सारी चीजें जो हैं, सो सी देम वेरी वेरी केयरफुली. सो लेट अस गो फर्दर अबाउट इट. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो प्लेन है दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन. तो आपने इसको परपेंडिकुलर प्लेन मानना है. तो जो बी वेक्टर है वो इस प्लेन के अंदर है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो हमने पॉजिटिव माना है यहाँ पे. तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q, जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है दैट इज V, दैट इज इन द सेम प्लेन विच हैज बीन शोन हियर. देन द डायरेक्शन ऑफ स्टूडेंट सी, जो यहाँ पे जो खास ख्याल आपने रखना है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है दैट इज सेम एज दैट ऑफ करंट. और अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बजाय उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात की होती, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट की डायरेक्शन आप उसके ऑपोजिट लोगे. ठीक है, तो जब तक पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज सेम एज दैट ऑफ करंट. अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के मोशन की बात हो रही है देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अगर वो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो था वो इस तरफ जा रहा था, तो आप करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट लोगे, राइट. और हमने ये मान लिया है कि जो बी वेक्टर और वी वेक्टर उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कभी भी नहीं होती है. मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, मोशन ऑफ द पार्टिकल के परपेंडिकुलर होती है. यानी कि जो प्लेन में v और b वेक्टर हैं, जिस भी प्लेन में है,
मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर ही होगी। अगर मैं यहाँ पे इस प्लेन में दोनों वेक्टर मान लूं कि ये मैंने मान लिया ये v है और ये b है। v क्या है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, और ये एंगल थीटा है। तो अगर मैंने इस प्लेन में मान लिए तो जो फोर्स होगी वो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन हो सकती है यानी कि मेरे फेस की तरफ, या परपेंडिकुलर इनवर्ड हो सकती है यानी कि मेरे फेस से अवे। तो दो ही पॉसिबिलिटीज बचती हैं, तो लेकिन होगी वो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर। अब कंफ्यूजन किस जगह पे होती है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब चार्ज पार्टिकल की बात आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स या तो फील्ड जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो फील्ड की डायरेक्शन में होती है या ऑपोजिट होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस तरफ फील्ड है उसी तरफ फोर्स होती है, और अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है तो जिस तरफ फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, वो कभी भी फील्ड की डायरेक्शन या फील्ड के ऑपोजिट नहीं होती है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है दोनों के, v के भी और b के भी, दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मेरे को एक चार्ज पार्टिकल की बात उन्होंने की है तो वहां पे दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो परपेंडिकुलर इन दोनों के केस में या तो अप हो सकती है या डाउन हो सकती है। जैसे मैंने ड्रॉ किया था इस प्लेन के अंदर, अगर दोनों ड्रॉ किए थे मैंने, तो फिर या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो सकती है या इनवर्ड हो सकती है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, v और b का प्लेन देख लीजिए कौन सा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं है। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने यूज कैसे, अब इन दोनों में से असल में कौन सी डायरेक्शन है? दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई हैं कि उन दोनों के अलावा और तीसरी नहीं हो सकती कोई, लेकिन उन दोनों में से कौन सी है वो फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा राइट हैंड रूल। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो हम यूज करते हैं, या उसके अलावा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमारे पास एक रूल है दैट इज नोन एज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आई एम नॉट वेरी श्योर, मे बी 10th क्लास में थोड़ा सा शायद आपने इसके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। So we will discuss about that what is this Fleming's left hand rule, right? Okay, so the magnetic force given by the Lorentz magnetic force is given by F is equal to QV cross B. Be very careful. It is V cross B. V cross B क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स जहां पे भी आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर दोनों इंटरवीनिंग वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है हमेशा ही। दैट इज नंबर 1। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स इन्वॉल्व्ड, दैट इज 1। नंबर 2, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ बोथ द इन्वॉल्व्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस सिचुएशन में क्रॉस प्रोडक्ट जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। सो दैट ऑल्सो वी नीड टू कीप इन अ माइंड। तो क्रॉस द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? दैट इज साइन थीटा। सो इट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। ये एन कैप है, ये यहाँ पे थोड़ा इधर आ गया है, सो इट इज एक्चुअली हियर एन कैप। एन कैप जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है जो कि v और b दोनों के परपेंडिकुलर है। सो इट इज द थिंग। ठीक है, तो एन कैप कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों के, v और b के। नाउ लेट अस सी कि फोर्स मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है। थीटा यहाँ पे v और b का एंगल है। दूसरी सिचुएशन, अगर नेगेटिव पार्टिकल लिया है तो स्टूडेंट्स जिस तरफ v है करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन जो v क्रॉस b की आपने निकालनी है तो वो किस तरफ आ जाएगी? उसके ऑपोजिट आ जाएगी। ठीक है, तो फोर्स, अगर आपने चार्ज पार्टिकल का साइन चेंज किया तब भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन और वेलोसिटी को चेंज किया तब भी डायरेक्शन फोर्स की ऑपोजिट हो जाएगी। अगर आपने चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया लेकिन v की डायरेक्शन को, दोनों में से किसी एक चीज को अगर आप रिवर्स कर दो, दोनों नहीं इनफैक्ट तीन चीजों में से कोई भी एक चीज चेंज कर दो, चार्ज का साइन चेंज कर दो तब भी फोर्स ऑपोजिट हो जाएगी अगर सिर्फ साइन चेंज किया है। अगर आप चार्ज का साइन चेंज नहीं करते हो, सिर्फ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करते हो, तब भी डायरेक्शन फोर्स की ऑपोजिट हो जाएगी। और थर्ड है कि अगर आप इन दोनों चीजों को चेंज नहीं करते लेकिन बी की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते हो, तब भी फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, सो स्पेशल केसेस यहाँ पे क्या है? इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स।
now see here the difference between the electric force and the magnetic force. Electric force से charge particle कभी भी बच नहीं सकता है. अगर एक charge particle electric field की presence में है, it will definitely experience a force. It is bound to experience a force. There is no such possibility कि charge particle है और electric field लगा हुआ है और उसकी force से वो बच जाए. It is not possible. वो charge particle rest पे है, motion में है, positive है, negative है. Irrespective of that, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स से चार्ज पार्टिकल इन्फ्लुएंस से नहीं बच सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशन में वो बच सकता है मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में. उसकी सबसे पहली कंडीशन है कि अगर चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. बिकॉज वी नो चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा तभी वो करंट की तरह बिहेव करेगा, तभी उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तभी वो दूसरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. अगर उसका वो मोशन में नहीं है, उसका अपना फील्ड ही नहीं है, तो फिर वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता है. सो देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी. तो पहली रिक्वायरमेंट अगर आपसे वो पूछ लें, अंडर व्हाट सिचुएशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम, तो आप पहली चीज यहाँ पे बता सकते हो द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट. तो वहां पे वो फोर्स मिनिमम है, कितनी है, 0 है. उसके अलावा भी फोर्स 0 हो सकती है अगर साइन थीटा 0 हो जाए. तो साइन थीटा 0 होने के लिए, साइन थीटा 0 होने के लिए जो होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी कि either the charge particle is moving in the direction of field or opposite to the direction of field. Students, यहाँ पे it is saying only 10 minutes are remaining, you cannot go beyond that. Students, मैं अभी ये complete करके after that I will restart it, ठीक है? So you people stay there. अभी थोड़ी देर के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं इसके बाद दोबारा से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज वो कह रहा है कि 40 मिनट से ज्यादा आप एट स्ट्रेच नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले डिस्कशन में टाइम ज्यादा लगा दिया. सो आई विल सेंड यू द लिंक वंस अगेन. ओके, सो लेट्स गो अहेड. तो ये दूसरी चीज आ गई. सो स्टेशनरी चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, दैट इज 1. अगर थीटा 0 है, 180 डिग्री है, यानी कि चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तब भी क्या होगा कि कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी. एंड थर्ड, अगर फोर्स मैक्सिमम कब होगी, अगर साइन थीटा वाली टर्म 1 हो जाए. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. सो इन दैट केस आल्सो द मैग्नेटिक फोर्स विल बिकम मैक्सिमम. Okay, so in that case the maximum value of force can be QVB. Sin theta वाली टर्म कितनी होगी, 1 होगी. All right, so let's move on to the Fleming's left hand rule. So Fleming's left hand rule, students यहाँ पे क्या है कि left hand की first 2 fingers and thumb को आपने एक दूसरे के perpendicular stretch करना है. Students, you can remember it as father, mother, child. ठीक है, तो father, mother, child कैसे? Father, mother एंड चाइल्ड. ठीक है, चाइल्ड यहाँ पे क्या है, दैट इज द करंट. मदर क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड. और फादर क्या है, फोर्स. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर. So thumb will represent the direction of force if the first finger is representing the direction of magnetic field and second finger is representing the current. Right, so this is the current, this is the magnetic field and this one is the फोर्स. तो ये आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. स्टूडेंट्स खास ख्याल क्या रखना है, गलती का चांस क्या है, कई बार हम जल्दी जल्दी में लेफ्ट की बजाय राइट हैंड को स्ट्रेच कर लेते हैं तो सारी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगी. बी वेरी केयरफुल. डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल या डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है. चाहे आपने एक्सटर्नल फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है या मूविंग चार्ज रखा है, दोनों केसेस में जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की, दैट विल बी गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो ये आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट है इसकी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. इट इज अबाउट दैट ओनली. The phrase EMF is representing electric current, magnetic field and force in anti-clockwise direction in the fingers of the left hand. EMF करके आप उसे याद रख लो या father, mother, child करके रख लो, that is up to you, right? The force on a moving charge in the uniform electric and magnetic field. तो electric field की presence में हमें पता है कि जो force लगती है that is Q into E, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लगती है QV क्रॉस B. तो अगर दोनों फोर्सेस लग रही हैं तो इस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल लोगे.
अगर एक लग रही है तो अकॉर्डिंगली आप निकाल लोगे। ये टोटल फोर्स जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की वजह से कंबाइंड, इसको लॉरेंट्स फोर्स कहा जाता है। और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स, राइट। सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सबके ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा है और उसमें ये आपने उसकी लेंथ सपोज कर ली है, ये उसका एंगल आपने सपोज कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसके करंट का एंगल बेसिकली सपोज किया है। और उसके ऊपर ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है, इतनी छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट आपने मान लिया है उस कंडक्टर के ऊपर। उसमें आपने ये इलेक्ट्रॉन्स मान लिए हैं, जो मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी जो है वो आपको यहाँ पे पर्पल कलर का वेक्टर है, वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता रहा है। और करंट की डायरेक्शन, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे जो ये पिंक वाले वेक्टर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो चार्ज जो मूव कर रहे हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो v क्रॉस b की डायरेक्शन में होगी। तो v क्रॉस b वाला प्लेन यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है दैट विल बी अपवर्ड एज इट हैज बीन शोन। तो ये आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी ट्राई कर सकते हो v क्रॉस b करके। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पे क्यू जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव है, इसलिए माइनस ई लिखा है यहाँ पे। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, पूरे कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो उसके लिए हमें सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी इसके अंदर मूव कर रहे हैं उन सबकी टोटल फोर्स निकालनी है। तो एक के ऊपर कितनी फोर्स है वो हमें पता है। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाए, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एक ही डायरेक्शन में होती है सबकी, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सबकी डायरेक्शन ऑफ जो एवरेज वेलोसिटी है वो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, साइन सबका सेम है, तो सब पे फोर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो अगर मुझे एक की फोर्स पता है, मैं उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करूं, देन आई विल गेट टू नो व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग। सो उस केस में हम क्या करेंगे, अभी नंबर डेंसिटी उसकी फाइंड करने के लिए नंबर डेंसिटी से हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता है, नंबर डेंसिटी क्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसे टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और वॉल्यूम कितना होगा, ये ग्रीन पोर्शन का वॉल्यूम मैंने निकालना है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैंने ए लिया है और इसकी लेंथ डीएल ली है, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वहां पे जिनके ऊपर मैंने फोर्स निकालनी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ डू आई गो। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ dl विल बी गिवन बाय दिस। तो टोटल फोर्स कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की थी और टोटल निकालने के लिए मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स ये वेक्टर्स बेसिकली यहाँ पे हैं dl और b के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाली टर्म जो यहाँ पे कंबाइन हो गई, ये क्या बन गया, ANEVD। ये ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने यूनिट 2 में देखा हुआ है। जो ANEVD था वो किसके बराबर था, करंट के बराबर। ये जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर करंट, ठीक है। तो ये करंट बन गया। तो फॉर्मूला मेरे पास फोर्स का क्या आ गया, IDL क्रॉस B। दिस इज नेगेटिव साइन जो था वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उस डायरेक्शन को हमने यहाँ पे डायरेक्शन डीएल क्रॉस बी जो था उसमें इंक्लूड कर लिया। तो एज अ रिजल्ट जो टोटल फोर्स आ गई दैट इज इक्वल टू दिस। सो टोटल फोर्स इज गिवन बाय IL क्रॉस B। सो टोटल फोर्स इज गिवन बाय L क्रॉस B। अब स्टूडेंट्स देखिए, दो फॉर्मूले आ गए आपके पास मैग्नेटिक फोर्स के। पहला फॉर्मूला था QV क्रॉस B। कब यूज करना है, जब आपने सिंगल चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स निकालनी है। इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सिंगल चार्ज मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स। लेकिन अगर सिंगल चार्ज की बजाय एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर बेसिकली क्या है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ट्रेवलिंग इन अ गिवन डायरेक्शन। कहाँ पे मूव कर रहे हैं, फील्ड हमने बाहर से लगा रखा है, तो पूरे कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज IL क्रॉस B, दैट इज ILB साइन थीटा।
ये फोर्स मैक्सिमम कितनी होगी, ILB होगी, कब होगी, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। अगर करंट जो है L की वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, सेम एज दैट ऑफ करंट, अगर करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो जो फोर्स लगेगी दैट विल बी मैक्सिमम। और अगर करंट जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में है या ऑपोजिट टू द फील्ड है तो उस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगी दैट विल बी मिनिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी 1 मिनट रह गया है, एक टॉपिक मैं चाहती थी और करना, चलो आई थिंक लेट दैट बी देन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आई एम कंक्लूडिंग इट हियर, एक टॉपिक रहता है तो दैट वी विल टेक अप टुमारो देन, राइट। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है दैट यू कैन आस्क। Tomorrow you people try to join in quickly so that we can complete the topics. All right, thank you so much for today's session. That's it for today.